बाकी डो 8 की स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मतलब कहना रहा कि दूसरे साल में वहां पर एक परिवार रहा करता था जो कि खेती वगैरह करता था। एक बार उनके घर पर जुआरी आता है जो कि यात्रा वगैरह भी करता है। वो परिवार भी काफी अच्छा होता है, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, तो वो उस जुआरी की काफी देखभाल करते हैं, उसके खाने पीने की और नहाने की व्यवस्था करते हैं सारी। मगर एक बार 12 लुटेरे उनके घर में घुस गए और उन्होंने सब लोगों की जान ले ली। अब सिर्फ जुआरी और परिवार के बड़े लड़के की जान बच रही थी। जुआरी को पता लग गया था कि वो इस तरीके से तो नहीं बच पाने वाले, तो उसने मंदिर की घंटी में लड़के को छुपाया और उस घंटी को अपनी पीठ पर रख लिया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। घंटी काफी भारी थी और लुटेरों ने उसको जाता हुआ देख लिया और उस पर बहुत खतरनाक और जानलेवा वार किया। फिर वो जुआरी मर गया। फिर वो कमाल की बात यह है कि अभी भी वो वैसे ही खड़ा हुआ था, अपनी पीठ पर घंटी को रखकर। उसने उस लड़की की जान भी बचा ली थी। यहाँ तक कि लुटेरे भी उसकी काफी तारीफ कर रहे होते हैं और काफी साल बीत जाते हैं, वो लड़का बड़ा होता है। उसका नाम हियाची हानायामा होता है। हियाची हानायामा जिस आदमी ने उसको बचाया उसको ट्रिब्यूट देने के लिए एक टैटू बनवाता है, द स्टैंडिंग मैन का टैटू। फिर इसी तरह उनके परिवार में एक परंपरा सी चालू हो जाती है। जो भी हानायामा परिवार में सबसे बड़ा लड़का होता है उसको अपनी पीठ पर ये टैटू करवाना ही होता है, जैसा कि हानायामा ने करवाया होता है। अगर हानायामा सोचता है कि सिर्फ टैटू बनवाने से कोई फायदा नहीं है, इस पर तलवार के निशान भी होना जरूरी है, तो अचानक से हानायामा एक बार अपनी राइवल गैंग के ऑफिस में चला जाता है। वहां पर जाकर सबको मारना स्टार्ट करता है। हानायामा ने 10 मिनट में पूरी गैंग खत्म कर दी। अगर राइवल गैंग ने हानायामा की पीठ पर बहुत सारे जख्म दे दिए थे अपनी तलवार से। हानायामा हंसने लगता है क्योंकि यही तो उसका मकसद था आने का। फिर उसकी पीठ पर तलवार के निशान आ जाते हैं जो कि उसको चाहिए होता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं तो हानायामा अपने पेट पर बहुत मजबूत पट्टी बांध रहा होता है, मुसाशी से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। और फिर हानायामा का राइट हैंड उससे पूछता है कि हमें मुसाशी से लड़ना चाहिए, और फिर वो बोलता है चलो ये छोड़ो, ये बताओ आप मुसाशी के बारे में कुछ जानते हो? हानायामा बोलता है कि मुसाशी बेस्ट ऑफ द बेस्ट तलवारबाज है और वो हमारे जापान में ही रहता है। तो हानायामा का राइट हैंड बोलता है वो सब समझ नहीं रहे हैं, मुसाशी इस दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर तलवारबाज है। तो हानायामा बोलते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है मुझे मुसाशी से लड़ना है। फिर हानायामा और उसका राइट हैंड मुसाशी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो हानायामा फिर उसको रास्ते में पुलिस वाले मिलते हैं, तो वो पूछता है कि मुसाशी कहाँ है। पुलिस वाले बोलते हैं कि शुक्रिया हानायामा, आप हमारी जान बचाने के लिए आए हो। मुसाशी थोड़ी देर पे यहाँ पर पहुंचने वाला होगा। इतने में ही हमें मुसाशी आता हुआ दिखाई देता है। इतने में ही मुसाशी हानायामा को नोटिस कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा यहाँ मेरा ही इंतजार हो रहा था। कहते हैं कि पुलिस वालों ने बताया कि तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हानायामा यहाँ पर अपना चश्मा उतार देते हैं और कोट उतार के फेंक देते हैं। फिर हानायामा बहुत सुंदर तरीके से अपना लड़ने का स्टांस ले लेते हैं। उनकी पीठ पर ये जो स्टैंडिंग मैन का टैटू होता है बहुत गजब लग रहा होता है। हानायामा नोटिस करते कि उनको मुसाशी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ बस अंधेरा ही अंधेरा है। हानायामा भाई मुसाशी का खतरनाक ऑरा फील कर रहे होते हैं। ऐसे ही जब मुसाशी नोटिस करते हैं हानायामा को तो उनको सिर्फ ब्राइट लाइट नजर आ रही होती है। मुसाशी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हानायामा के पास से ब्राइट लाइट क्यों आ रही है इतनी। मुसाशी कहते हैं कि जब मैं उस लड़के से लड़ा था, मतलब बाकी से, तो उसके पीछे खाना आ रहा था, बहुत सारा खाना आ रहा था, क्योंकि देखो बाकी को बहुत सारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स आती है, उसके अलावा बाकी बहुत कुछ जानता है। और जब पिकल को ऐसे देखा था तो उसके पीछे कई सारे हाथ आ रहे थे और सोना था, क्योंकि पिकल को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं और उसने पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत इज्जत कमाई है भाई, वो नेशनल ट्रेजर है वैसे भी। जब शिबुकावा को देखा था तो उनके पीछे फूल का बगीचा था, इसका मतलब ये है कि वो लड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, वो रिटायर्ड है, हैप्पी है, एकदम खुश है। जब यूजिरो हानमा को देखा था तो उनके पीछे सोने का पहाड़ था जो कि आकाश तक जा रहा था। यूजिरो ने कितनी इज्जत कमाई है उसका अंदाजा तुम उससे लगा लो कि प्रेसिडेंट भी आकर उसके सामने शपथ लेता है। फिर मुसाशी कहते हैं कि यार हानायामा की कोई अचीवमेंट वगैरह उसका पास्ट कुछ दिख नहीं रहा, तो वो उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। सेम हानायामा के साथ भी ऐसा होता है, वो मुसाशी के अचीवमेंट को देख नहीं पाते। तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये दोनों बंदे अपनी पीक पर है। मुसाशी की जो डार्कनेस उसने उसकी सारी अचीवमेंट कंज्यूम कर ली है, जो दूसरी तरफ हानायामा है उसकी ब्राइट लाइट ने उसका पास्ट और उसकी अचीवमेंट कंज्यूम कर ली है। शशि इतने में कहते हैं ओ मैं समझ गया, रुको। शशि कहते हैं कि ये तो एकदम प्योर है, इसमें तो प्योर शून्यता नजर आती है, ये शूरवीर है, तब ना कोई अचीवमेंट करने की इच्छा है ना किसी को कुछ दिखाना है, प्योर शून्यता यहाँ पर नजर आती है। इतने में ही हानायामा अपना पंच बनाते हैं और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरदार पंच मुसाशी के चेहरे पर देकर मारते हैं। और ये पंच इतना जोरदार लगा होता है मुसाशी को कि मुसाशी उड़ता उड़ता जाता है और गिर जाता है जमीन पर। मुसाशी फ्लैट हो गया। फिर हानायामा मुसाशी की तरफ जाता है, मुसाशी को उठाता है। कसम से हानायामा ने मुसाशी को ऐसे उठा रखा है जैसे किसी बिल्ली के बच्चे को उठा रखा हो, और हानायामा से यही एक्सपेक्टेड था। उसने अपनी मर्दांगी दिखा दी। इतने महान तलवारबाज की इस तरह से हालत करना हानायामा के लिए बहुत सम्मान की बात होती है। फिर हानायामा कहते हैं क्या तुम और फाइट कर पाओगे मुझसे? फिर मुसाशी कहते हैं कि तुम अपना एक पंच लगाने के बाद अपने अपोनेंट की परवाह करते हो। और फिर इतने में ही हानायामा को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार मुक्का बनाता है। वो मुसाशी के पेट पर जोरदार मुक्का मारने वाला होता है कि मुसाशी की तलवार हानायामा के हाथ में घुस गई होती है और इससे हानायामा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। मुसाशी अपनी तलवार निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी हानायामा अपनी मुट्ठी सीधी करते हैं। मुसाशी पूछते हैं भाई तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? इतने में ही हानायामा एक और जोरदार मुक्का मार देते हैं मुसाशी के चेहरे पर। मुसाशी बहुत दूर जाकर गिरते हैं फिर से। इस बार ये पंच बहुत ज्यादा जोरदार लगा होता है। मुसाशी बेहोश हो चुके हैं, उनकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हानायामा मुसाशी की तरफ जाते हैं। मुसाशी बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ। फिर मुसाशी हानायामा से बोलते हैं कि तुम मेरे बारे में तो काफी जानते ही होंगे, मेरा नाम है मियामोटो मुसाशी
मुसाशी, आजकल तो मैं काफी फेमस भी हूँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम बताओ। हानायामा कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, एकदम से आते ही फाइट करने लगा था। फिर हानायामा बोलते हैं कि मेरी तुमसे कोई जानी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ अपना काम करने आया हूँ। मेरा नाम है कावुरो हानायामा। मुसाशी हानायामा से पूछते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम क्यों पूछा, तुम्हें पता है? मुसाशी कहते हैं देखो भाई, मुझे तेरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस आराम करने का मौका चाहिए था जो मुझे मिल गया। देखो मुसाशी किस तरह का फाइटर है, किस तरह का तलवारबाज है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का बंदा चीप ट्रिक्स यूज कर रहा है हानायामा के अगेंस्ट, तो भाई तुम लोग खुद समझो हानायामा ने जो अभी 2 मुक्के मारे हैं वो कितने खतरनाक होंगे। और फिर हानायामा को एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बहुत जोर का पंच मारने की कोशिश करते हैं। अभी भी तलवार हानायामा के हाथ में फंसी होती है, इस हाथ में तलवार फंसी होती है, उसी हाथ से बहुत जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करते हैं। मुसाशी वो तलवार पकड़ लेते हैं और उसको काफी अंदर तक खींच देते हैं। हानायामा का हाथ अब बहुत ज्यादा कट जाता है, ऐसा मुसाशी को लग रहा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो तलवार हानायामा के हाथ को अंदर तक काट नहीं पाती। इतने में ही हानायामा एक अपरकट लगाने की कोशिश करते हैं। इतने में ही मुसाशी फायदा उठाकर अपनी दूसरी तलवार से हानायामा की पीठ को काट डालते हैं। जब वो नोटिस करते हैं तो कहते हैं यार ये तलवार का घाव इतना गहरा नहीं हुआ, हानायामा को तो कट के मर जाना चाहिए था। फिर मुसाशी कहते हैं कि हानायामा का हट्टा कट्टा चौड़ा शरीर बिल्कुल लोहे की तरह बना हुआ है। फिर मुसाशी को फ्लैशबैक याद आता है, हमें दिखाया जाता है कि किंग बोल रहे होते हैं कि वाह क्या कमाल की चीज लाई हो तुम अपने एक दूसरे आदमी को। किंग बोलता है वैसे इसका वजन कितना होगा, वो दूसरा आदमी बोलता है 700 किलो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सांड की बात कर रहे हो, मगर ये सांड ऐसा लग रहा है जैसे युजिरो हन्मा का बेटा है। भाई कितनी सारी मसल्स है इसके अंदर। फिर किंग मुसाशी से बोलते हैं कि तुम तो सब चीज काट देते हो ना, तुम्हारे सामने तो कुछ टिकता भी नहीं है, क्या तुम इस सांड को काट पाओगे? मुसाशी बोलता है इस सांड को काट पाओगे क्या मतलब है? किंग बोलते हैं अरे तुम डर गए क्या? तो मुसाशी इतने में गुस्सा हो जाता है और जाकर उस सांड को बीच में से काट डालता है। सांड के जो अंदर का मसाला होता है वो सब नीचे गिर जाता है। फिर मुसाशी किंग से बोलता है कि तुम किसी रसोई वाले को मछली दोगे और बोलोगे उस मछली को काट के दिखा, वो तो उस मछली को काट ही देगा ना। मुसाशी किंग को बोलता है अगर कुछ और प्रूफ देने तो बताओ, अभी दे देता हूँ। फिर किंग डर जाता है, बोलता है हाँ भाई मैं मान गया बस। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। मुसाशी बोलता है कम से कम उसकी हड्डी तो टूटनी चाहिए थी। मुसाशी बोलते हैं मांस भी थोड़ा सा ही कटा होता है, खून भी बहुत कम बह रहा होता है। हानायामा मुसाशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है जिसमें तलवार फंस गई होती है। वो मुसाशी को बोलते हैं कि पहले मैं ये तलवार नहीं निकाल पाया था, तुम अपनी तलवार ले सकते हो। मुसाशी बोलते तुम मुझे मेरी तलवार लौटा रहे हो। मुसाशी हानायामा से बोलता है भाई तुम कितने बढ़िया इंसान हो यार, मैंने तुम्हारे जैसे इंसान नहीं देखा, मतलब इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा शरीर है, उसके अंदर एक बच्चे का दिल की बहुत ही ज्यादा कोमल है। और हानायामा बहुत ज्यादा इनोसेंट है। पर खड़े खड़े टोकुगावा और पुलिस चीफ ये फाइट देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। वहां पर खड़ी भीड़ उस फाइट का मजा ले रही होती है। अगला चैप्टर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बाय।